हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप लोगों ने पूरा अपना ग्रामर का रिवीजन कर लिया होगा। और अब आज जो चर्चा हमारी होने वाली है वो होगी टारगेट एसएससी एमटीएस 2025 एग्ज़ाम की। जी हाँ, आप लोगों को मालूम है कि एमटीएस एग्ज़ाम दिसंबर में होने की संभावना है। अभी तो सीएचएसएल के चल रहे हैं, तो दिसंबर 2025 में होने की संभावना है। हमने अभी से इनका पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने लेकर आ रहे हैं। रोज़ाना रात को 9 बजे ये क्लास रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। और प्रीवियस ईयर के हम पेपर सेट को सॉल्व करेंगे। डेट रहेगी 30/09/2024, शिफ्ट नंबर 2 रहने वाली है। और काउंटिंग के हिसाब से आज हमारा सेट नंबर 3 होने वाला है। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन 1। देखिए, आपसे पूछा गया है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड गिवन अ डेट्रीमेंटल एटीट्यूड कैन ऑलवेज बी क्योर्ड विद अ कॉर्डाइल अप्रोच। तो देखिए, यहाँ पर पहले डेट्रीमेंटल का मीनिंग समझिए। यहाँ पर इसको अंडरलाइन किया हुआ है, ये मैंने अंडरलाइन नहीं कर पाया था बनाते समय। तो डेट्रीमेंटल का मतलब होता है खतरनाक, जो हमारे लिए नुकसानदायक हो, हानिकारक हो। तो बोला गया है एक हानिकारक एटीट्यूड को भी क्योर्ड किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है कॉर्डाइल अप्रोच। एक विनम्र प्रभाव से हम लोग खतरनाक एटीट्यूड वाले, गुस्से वाले एटीट्यूड वाले व्यक्ति को भी संभाल सकते हैं। तो पहला वर्ड है कोऑपरेटिंग। कोऑपरेटिंग का मतलब होता है सहयोगी, तो आप कह सकते हो असिस्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल। सोशल ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज में जाकर मिलता है, मिलता घुलता है, ग्रेगेरियस कह सकते हैं आप इसको। डैमेजिंग वो व्यक्ति होता है जो दूसरों के लिए क्या हो, हानिकारक हो। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। और अनमाइंडफुल का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो पागल हो या बेखबर हो, है ना। तो आप बोल सकते हो इसको फ्रैंक की फ्रेंजी बोल सकते हो, काफ़ी ज़्यादा पागल टाइप का या क्रेजी टाइप का। चलिए, सो ऑप्शन नंबर 2 लगेगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए, बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पर बेटा क्या पूछा गया है, करेक्ट स्पेलिंग बताना है आपको सेंटेंस में से। और यहाँ पे देखिए, टुडेज वेदर, पहले तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये अंडरलाइन वर्ड है, इसकी सही स्पेलिंग बतानी है। इज़ वेरी प्लीजेंट सैड माया। माया ने कहा कि आज का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। तो वेदर, वेदर का मतलब क्या होता है, मौसम। वो किसके बारे में बोल रही है, मौसम के बारे में बोल रही है। तो मौसम के लिए जो स्पेलिंग आती है वो आती है ऑप्शन नंबर 3, ये होती है वेदर की स्पेलिंग। जबकि ये जो वेदर लगा हुआ है, ये इसका मतलब होता है चाहें। और ये कौन से चैप्टर का है बेटा, ये वेदर है, वेदर और यानी वो कंजंक्शन चैप्टर का। ठीक है, कंजंक्शन चैप्टर में भी एक वेदर आता है। सो ऑप्शन नंबर हमारा क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलिए, बढ़ता हूँ। इसमें अगेन देखिए, सिनोनिम आपसे पूछा है और इसमें पहले एक वर्ड को अंडरलाइन कर देता हूँ, लेविश। ये अंडरलाइन वर्ड है। द लेविश पार्टी हैड अ लग्जीरियस एटमोसफेयर एंड एडिकल डेकोरेशन। लेविश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महंगा, ज़रूरत से ज़्यादा। तो बोला गया है कि ऐसी जो पार्टी होती है, जो बहुत ज़्यादा महंगी पार्टी होती है, विशाल पार्टी होती है, उनकी जो एलिगेंट डेकोरेशन, उनकी मनमोहक डेकोरेशन होती है और लग्जरी एनवायरनमेंट होता है। अच्छा, सिंपल का मतलब क्या होता है, साधारण होता है। सिंपल हो, कोई ऑर्डिनरी हो। अच्छा, मिडलिंग का मतलब क्या होता है, जो मिडल में हो, जो मध्य में हो, वैसे ही पता चल रहा है। हैप्पी का मतलब होता है खुश हो। और एक्सेसिव का मतलब होता है अधिक सा, कोई चीज़ की क्या हो, बहुत ज़्यादा अधिकता हो। तो किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अत्याधिकता हो, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेसिव बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अत्याधिक, ज़रूरत से ज़्यादा। देखिए, पूछा गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है और अंडरलाइन किया गया वर्ड आपको बताना है। इसमें जो वर्ड है हमारे पास वो है पोलाइट। पोलाइट का मतलब क्या होता है, विनम्र। पोलाइट का मतलब क्या होता है, विनम्र। इसका मीनिंग बताना है। द ऑफिसर वाज पोलाइट टू द वर्कर। ऑफिसर क्या है, वर्कर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, पोलाइट है, विनम्र है। तो अडामेंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, है ना। अडामेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। ऑब्ड्यूरेट भी कह सकते हैं, ज़िद्दी लिख देता हूँ मैं हिंदी में। इनफ्लेक्सिबल भी कह सकते हो आप इसको, ज़िद्दी व्यक्ति को क्या बोलते हैं, इनफ्लेक्सिबल। हार्श, हार्श का मतलब क्या होता है, कठोर हो, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो, कठोर हो, स्ट्रिंजेंट। सॉरी, स्पेलिंग गलत हुई, स्ट्रिंजेंट, कठोर। अच्छा, हम्बल का मतलब होता है विनम्र हो, टेंडर हो, फ्लेक्सिबल हो।
ऑफिशियस का मतलब क्या होता है, किसी को परेशान करने वाला, है ना, हर किसी को जो क्या करता हो, ट्रबल देता हो, ट्रबलसम हो, परेशान करता हो हर किसी को, ऑफिशियस। तो अभी देखिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर 3 लगेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, मेरे पढ़ाने का जो पैटर्न है उसमें मैं कभी भी फालतू अपने चैनल पर बकवास नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर भरोसा रखता हूँ। मैंने भी जब एसएससी के एग्ज़ाम्स दिए तो मेरे को एक ही चीज़ समझ में आई कि उस एग्ज़ाम के अंदर ना कोई आपके साथ नहीं बैठता, सिर्फ आप बैठते हैं, आपके पास कंप्यूटर होता है, स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे क्वेश्चंस होते हैं और उसके आंसर्स होते हैं, इसके बीच में कोई नहीं होता, सिर्फ एक क्वेश्चन होता है, एक आंसर होता है। अगर आपको उसको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपकी गवर्नमेंट सर्विस लग गई है, और अगर आपको उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, आप जी मर्जी चाहे जितना मोटिवेशंस वीडियो देख लीजिएगा, जी मर्जी चाहे जितना टीचर्स को सुन लीजिएगा, अगर आपको उसका आंसर नहीं आता है तो सारा मोटिवेशन सब कुछ एक तरफ धरा का धरा रह जाता है बेटा। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी है, क्वेश्चन और उसका आंसर, बस ये दो चीज़ें हिट अगर आप प्रॉपर कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है, और अगर ये दो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो सब बेकार है। ठीक है, इसलिए मैं अपने वीडियोस को थोड़ा स्पीड में करता हूँ, क्योंकि टाइमिंग का भी बहुत तगड़ा खेल है वहाँ पर। टाइमिंग अगर आपका अच्छा है तो आपको स्कोर अच्छा कर जाओगे। मेन चीज़ ये है कि दौड़ना सबको आता है, लेकिन देखना ये होता है कि कौन कम समय में अच्छा प्रदर्शन कर पाता है। चलिए, तो पहले तो हम अंडरलाइन कर लेते हैं वर्ड को, जिसमें वर्ड आ रहा है स्मार्ट। ठीक है, मीता इज स्मार्ट देन मैनी अदर किड्स इन द स्कूल। देखिए कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, कभी भी देन आ जाए तो उसका मतलब क्या चाहिए हमको, कंपैरेटिव डिग्री। स्मार्ट तो पॉजिटिव डिग्री हो गई, ठीक है, लेस स्मार्ट नहीं होगा। स्मार्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट स्मार्ट तो गलत होगा, जो सही आंसर बनेगा वो स्मार्टर बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 6 पर, और 6 में बेटा अगेन आप मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। इस पूरे सेशन के अंदर मैं क्या ना अंडरलाइन करना भूल गया हूँ मैं, ये जब मैंने इसको बनाया था तो मैं जल्दबाजी में भूल गया और फिर आपका रिकॉर्डिंग करना था। ये अंडरलाइन वर्ड है, इफ़ यू डू नॉट फॉलो द रूल्स यू विल नॉट बी अलाउड टू स्टे एट द होटल। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप इस हॉस्टल में रुक नहीं सकते हैं। देखो कभी भी डू नॉट और डज नॉट आता है तो उसके साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे क्या आ रही है, सेकंड फॉर्म। तो यही एरर है, हमको देखना है फर्स्ट फॉर्म। ये फर्स्ट वाली में ही क्लियरेंस दिया हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अच्छा कौन से वाले सेंटेंस में से पूछा गया है, ये पूछा गया है कंडीशनल सेंटेंसेस में से। अभी कुछ दिन पहले बेटा मैंने क्लास के अंदर पढ़ाए थे ना, सारे कंडीशंस पढ़ाई मैंने आपको, जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, और फोर्थ वाली मिक्स्ड कंडीशन भी पढ़ाई थी मैंने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 लगाइएगा। ये गलत नहीं होना चाहिए ऑफलाइन वाले बच्चों का, ऑनलाइन वाले बच्चों को तो खैर नहीं पढ़ाया है तो संभवतः गलत हो सकता है। द बिलेनियर्स नोज हाउ टू डैश मनी। अब देखिए यहाँ पर मनी के बारे में चर्चा हो रही है कि बिलेनियर्स को मालूम है कि पैसा कैसे बनाया जाता है। तो फॉर्म मनी नहीं होता, डेवलप मनी नहीं होता, डू मनी नहीं होता, क्या होता है, मेक मनी। ये सुना होगा, मनी मेकर। ठीक है, देखिए आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताइए, लिख कर बताइए करें कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। अगर मार्क्स कम भी आते हैं तो शर्माएं नहीं, मैं आपकी हेल्प के लिए बैठा हूँ यहाँ पर बेटा। मैं जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे, एक बच्चा है शायद मोहम्मद करके, एक बच्चे का नाम लिख कर आ रहा था, उसने मुझे मार्क्स बताए, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। आप अपने मार्क्स बता रहे हैं तो इससे मेरे को एनकरेजमेंट मिलता है। थैंक यू बेटा, आपने हमारे सेशन को देखा, हमें मार्क्स बताए, ऐसे ही आगे करते रहिए। कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछिएगा। इन अकॉर्डेंस टू द फैक्चुअल डेटा सीरियस मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द लॉस। अब देखिए इन अकॉर्डेंस के साथ में ध्यान रखिए, यहाँ पर एक एरर है, प्रपोजिशन एरर है। इन अकॉर्डेंस के साथ में कभी भी टी ओ टू नहीं आता, तो फिर क्या आता है, इन अकॉर्डेंस के साथ में हमेशा विद आता है। क्या आता है, विद। अब मेरा आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद का मतलब कहता है के अनुसार, उसके अनुसार, फैक्चुअल डेटा के अनुसार। अब आपको क्या करना है, देखिए ये फ्रेजल वर्ब वाला पैटर्न आ गया है। अब फ्रेजल वर्ब क्या होती है, एक ऐसी वर्ब जिसमें एक शब्द तो रहता है वर्ब और एक रहता है प्रपोजिशन। जब ये दोनों चीज़ें मिलकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं तो उसको बोला जाता है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, जैसे वर्ड मैंने लिखा यहाँ पे लुक, ठीक है, और लुक के साथ में मैंने वो जोड़ दिया आफ्टर। अब लुक आफ्टर का जो पूरा मीनिंग बनेगा वो बनता है देखभाल करना। क्या बनता है, देखभाल करना।
तो देखो एक हो गया वर्ब, एक हो गया प्रपोजिशन, इसको बोला जाता है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, अब हम जो चर्चा करने वाले हैं कि कौन सा फ्रेजल वर्ब इसमें आएगा वो देखने वाले हैं हम लोग। ठीक, मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ यहाँ। चलिए, ये मैंने इरेज कर दिया इसको, और अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। इट इज़ वाइज टू पुट अप विद वन स्क्वेरल्स नेबर। ये अच्छी, ये एक चतुराई का काम है, बुद्धिमानी का काम है कि अपने पड़ोसियों से जो झगड़ा हो रहा है उसको टाल दिया जाए। पुट अप विद का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को टाल देना। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ा देना। तो यहाँ पे तो कोई एरर ही नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। फोर्थ वाला देख लेता हूँ। वाइल विजिटिंग द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाते समय आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग बुक। केम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, अचानक से मुलाकात होना। देखिए, जब मैं लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था तो अचानक से मेरी जो है एक रोचक किताब पे नज़र पड़ी और मैंने उसको पढ़ा। लेट्स, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं था। लेट्स कॉल ऑफ द पिकनिक एज देयर इज पॉसिबिलिटी टू हैवी रेन। देखिए, कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना, आगे बढ़ा देना। तो वो क्या बोल रहे हैं कि है तेज वर्षा होने की संभावना है, इसलिए पिकनिक को क्या कर दो, पोस्टपोन कर दो। तो ये भी सही है। सेकंड वाला देखते हैं, ऑब्वियसली बात है, ये तीसरा बचा है तो इसी में एरर होना चाहिए। टेक केयर फॉर नहीं होता बेटा कभी भी, क्या होता है हमेशा, टेक केयर ऑफ होता है बेटा। तो यही हमारा आंसर लगेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पर। ही नीड्स टू डैश एज हिज एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। अब उसको क्या है, उसके एग्जाम आने वाले हैं तो उसको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो हिट द सैक का मतलब होता है गो टू बेड। गो टू बेड, क्या सोने के लिए जाना, गो टू बेड का मतलब होता है सोने के लिए जाना। स्टडी हार्ड, हिट द बुक का मतलब क्या होता है, स्टडी हार्ड। बिगिन टू स्टडी हार्ड, पढ़ना स्टार्ट कर देना। ठीक है। बरी हिमसेल्फ इन, बरी हिमसेल्फ इनका मतलब होता है कि कोई बात है तो उसको वहीं के वहीं दफन कर देना, अपनी किसी बात को वहीं के वहीं दफनाना। ठीक है। लर्न द रोप का मतलब क्या होता है, किसी काम की, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड ए एंड बी ऑफ द वर्क, ऑफ एनी वर्क। किसी भी काम की बारीकियों को समझना, शुरू से लेकर आखिर तक समझना। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, उसका एग्जाम है तो उसको क्या चाहिए, पढ़ने की जरूरत है। सो ऑप्शन नंबर 2 लगेगा, स्टडी हार्ड, टू बिगिन टू स्टडी। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आता हूं बेटा। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। देखिए, सीमिटेरी की स्पेलिंग तो करेक्ट है, और इसका हिंदी मीनिंग होता है, इसका हिंदी मीनिंग, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डेड बॉडी को बर्न करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे डेड बॉडी को जलाया जाता है, कब्रिस्तान या शमशान, क्या बोला जाता है, शमशान भूमि, शमशान। एक्मोडेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को क्या करना है, एक साथ इकट्ठा करना, समायोजित करना, समायोजित करना। ठीक है। नेक्स्ट है कैलेंडर। कैलेंडर में ध्यान रखिएगा कि कैलेंडर की जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे गलत दी हुई है। कैलेंडर का मतलब तो कैलेंडर ही होता है, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है उसमें लास्ट में DAR होता है, ER नहीं होता। अच्छा, कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की समझ। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, कंसाइंस मतलब आत्म समझ, आत्म समझ, अंदर से जो समझ हो, आत्म समझ। अभी क्या करना पड़ेगा, इसका हमें को गलत स्पेलिंग बतानी थी, तो ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आता हूं बेटा। 12 वाले में स्पॉटिंग एरर है, और ये देखते से ही मिल गया स्पॉटिंग एरर। कौन सा चैप्टर है जल्दी बताइए, आर्टिकल का एरर है, टिक लगा दीजिए जल्दी, आर्टिकल का एरर है, ढूंढ लीजिए। ए गीता, गीता क्या है, धार्मिक पुस्तक है। अ गीता इज कंसिडर्ड टू बी अ डायलॉग बिटवीन द पांडवा, प्रिंस अर्जुन एंड लॉर्ड कृष्णा। देखिए, गीता में क्या है, ये डायलॉग है, संवाद है, किस किस के बीच में, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है। तो यहाँ पे जो गीता है, ये स्पेलिंग, यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ क्या है, मिस यूज़ है। यहाँ पर मुझे दा का यूज़ करना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 4 मेरा लगेगा सही आंसर। कभी भी धार्मिक पुस्तक आती है तो दा लगता है। आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है बेटा। देखिए, न्यूट्रल की स्पेलिंग सही है, नौसाल्गिया की स्पेलिंग सही है, म्यूचुअल की सही है, मोटिवेट की स्पेलिंग गलत है। TI आता है ना, मोटिवेट में क्या आता है, TI। सो ऑप्शन नंबर 2 लगेगा इसका सही स्पेलिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24।
आपको सिनोनिम बताना है, लेकिन इसमें अंडरलाइन नहीं किया गया है। पहले तो भैया मैं इसमें अंडरलाइन देख लूँ क्या है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ लेडी स्ट्रेलिंग एज एन ऑर्डिनरी मदर। तो ऑर्डिनरी वर्ड क्या है, अंडरलाइन है। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, साधारण। ठीक है, तो साधारण का आपको बताना है। अनलक्की मतलब अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य, अनफॉर्चुनेट। ब्लेस्ड का मतलब क्या होता है, किसी को आशीर्वाद देना, ग्रेस। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी हो, अननोन हो, क्यूर हो, अननोन हो, अननोन, अनआइडेंटिफाइड। यूजुअल का मतलब क्या होता है, कोई क्या हो, साधारण हो, सिंपल हो। तो मुझे क्या चाहिए, सिनोनिम बताना है। ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आता हूँ। अंडरलाइन सेगमेंट आपको बताना है। एक वर्ड अंडरलाइन कर देता हूँ। आफ्टर शी विल गेट हर डिग्री शी मूव टू जर्मनी। उसको डिग्री मिलने के बाद में वो कहाँ चली गई, जर्मनी चली गई। तो ये पूरी जो घटना है वो पास्ट टेंस की है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो कन्फर्म ये है कि पूरी घटना को पास्ट टेंस में बनाइए। यहाँ पे गेट्स आ रहा है, प्रेजेंट टेंस से साइड कर दीजिए। यहाँ गेट आ रहा है, इसको भी साइड कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 ही सही बैठेगा, क्योंकि यहाँ गॉट आ रहा है। डिग्री मिलने के बाद शी मूव टू जर्मनी। तो ये पूरी जो इवेंट हुआ है कैसा है, पास्ट इवेंट है, इसलिए इसके अंदर हम लोग पास्ट टेंस का यूज कर रहे हैं, ऑप्शन 1 लगा रहे हैं। चलिए, तो अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में जो हमको बताना है, ईडियम एंड फ्रेजेस का प्रॉपर अरेंजमेंट बताना है कि वो सही है कि गलत है। When Jane realized, जब जेन को महसूस हुआ that she had made a serious mistake at her work, उसने अपने कार्य में कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। she knew, वह जानती थी, she had to face dash take responsibility of her action। देखिए, आपको मैंने कई बार बताया है, एक फ्रेज होता है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है किए को भुगतना, है ना। जो भी परिणाम आपने, जो भी गलती आपने की है उसको भुगतना, यानी टू फेस क्रिटिसाइज, है ना, फेस क्रिटिसाइज, आलोचना को सहन करना। तो यही आंसर होगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरा जो वीडियो डला हुआ है 200 इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस, उसी में से ही आया है। एग्ज़ाम बाद में हुआ है, वो जो मैंने 200 ईडियम एंड फ्रेजेस फाइल पहले दे दी थी, एग्ज़ाम के 6 महीने पहले ही दे दी थी, गई थी वो। और जिनने याद किया था वो वहीं के वहीं है, वो उनका आंसर टिक हो गया। वो जो याद नहीं कर पाए होंगे भैया, वो तो फिर दिक्कत है। देखिए, एंटोनिम की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट। इसमें पहली बात तो कोई जो अंडरलाइन वाला पार्ट देख लेता हूँ मैं अपने फेयर में से, तो यहाँ पर ये कन्विक्टेड अंडरलाइन है। राकेश कमिटेड द मिस्टेक, राकेश ने गलती की एंड ही मस्ट बी कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति क्या हो, एक्यूज्ड हो, दोषी हो, उस पर क्या हो, दोष चल रहा, उस पर कोई ब्लेम चार्ज्ड, मतलब उस पर कोई इल्ज़ाम लगाया गया हो। सेंटेंस्ड का मतलब क्या होता है, किसी को सजा दे देना, लेकिन कैसी, मौत की सजा देना, तो सेंटेंस टू डेथ होता है, ये नहीं होगा। पनिश का मतलब भी सजा देना होता है, ये भी नहीं आएगा। क्रूसीफाइड में आपने भगवान यीशु मसीह को देखा होगा, उनको क्रूस पर लटका दिया गया था, ठीक है, उन्होंने क्रूस पर उनको बांध दिया गया था। और एक्यूटेड का मतलब होता है किसी को फ्री कर देना, मुक्त कर देना, एक्सोनरेट कर देना, यानी किसी को अपराध मुक्त कर देना। ऑप्शन नंबर 4 यही इसका आंसर लगेगा। चलिए, क्वेश्चन 18 पर आते हैं। 18 में क्या दिया हुआ है, महेश एंड हिज वर्कर विल हैव बीन वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। महेश और उसके वर्कर बहुत लंबे समय से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो देखिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, कभी भी सिंस फॉर आता है तो हमेशा आपको मालूम है कि विल हैव बीन, बीन के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की 4th फॉर्म आती है, यानी आईएनजी फॉर्म आती है। वर्कड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वर्किंग। सो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 में भी आपको अंडरलाइन करना है। इट इज़ एसेंशियल दैट यू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद। देखिए, इन अकॉर्डेंस विद का जो मीनिंग होता है वो होता है पालन करना, किसी चीज़ को क्या करना, फॉलो करना, नियमों का पालन करना। फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये ज़रूरी है कि आपको कंपनी के नियम कायदों का पालन करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हो गया ऑब्जर्व करना नहीं, फुलफिल करना नहीं, ओबे करना नहीं, कंप्लाई, यही सही आंसर होगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं कि कंप्लाई के साथ में अगर कोई प्रपोजिशन आता है तो कंप्लाई विद आता है, ऑप्शन नंबर 1। 20 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है? बाय नेक्स्ट दिसंबर वी विल हैज़, अरे वी विल हैज़ तो कभी होता ही नहीं है बेटा, आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो ग्रामर ही पढ़ा होगा, वी विल हैव होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 लगेगा इसमें राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। तो देखिए, इसको बोला जाता है क्लोज टेस्ट। क्या बोला जाता है? इस पैटर्न को क्लोज टेस्ट बोला जाता है, और मैं क्लास में बोलता हूं बच्चों को फिल इन द ब्लैंक वाला पैसेज। ठीक है, इसके 5 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको याद दिला दूं इससे पहले कि हम इनको कंप्लीट करें, कि देखिए आज जो चर्चा है सेट नंबर 3 की हमने कर ली है। कल मैं आपको सेट नंबर 4 के साथ मिलूंगा। कौन सा सेट के साथ मिलूंगा? मैं सेट नंबर 4 के साथ मिलूंगा। टाइमिंग एक बार और याद दिला दूं मैं, रोज़ाना रात को 9 बजे हमारी क्लास रहती है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्रेडिट कार्ड्स ओरिजिनेटेड इन द 1920 इन यूएस विद यूरोपियन रेफरेंस डेटिंग बैक टू 1890। देखिए, यूएस के अंदर जो कार्ड जो चल रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड कब आए थे? 1920 में आए थे, और यूरोप की अगर डेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1890 में। जॉन बिगिंस ये पर्सन का नाम है। डैश ऑफ द फर्स्ट बैंक इश्यूड क्रेडिट कार्ड इन्वेंटेड द चार्ज इट प्रोग्राम इन 1946। तो जॉन बिंग नाम के किरदार थे, उन्होंने क्या किया था? इसका आविष्कार किया था। डिस्कवरी तो खोज होता है तो नहीं होगा, प्रोड्यूसर निर्माण करने वाला नहीं, फाइंडर नहीं, इन्वेंटर। वो कौन थे? इन्वेंटर थे जॉन बिगिन। उन्होंने पहला बैंक इशूड क्रेडिट कार्ड किया था, और जिसका जो नाम था वो क्या था? चार्जिस्ट प्रोग्राम के तहत था, और इन 1946 में मिला था। अब 1946 डैश बैंक कस्टमर एंड लोकल मर्चेंट, ये किसके लिए था? शुरुआत में बैंक कस्टमर और लोकल मर्चेंट्स के लिए था। तो ये क्या था? अनटेंगल्ड। अनटेंगल्ड का मतलब होता है सुलझाना नहीं। स्मैशिंग मतलब किसी को जोर से पीटना नहीं। स्प्लिटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बांटना नहीं। इसमें लगेगा कनेक्टिंग। क्या लगेगा? कनेक्ट कर रहा था, बैंक कस्टमर को लोकल मर्चेंट के साथ में कनेक्ट कर रहा था, ऑप्शन नंबर 4। फिर बोल रहे हैं वो हाँ, यहाँ तक पहुँच गए। इन 1950 में डिनर क्लब इंट्रोड्यूस देयर क्रेडिट कार्ड इन द यूएस। 1950 में डिनर क्लब ने क्या किया था? अपना क्रेडिट कार्ड इशू किया था यूएस में। डैश कस्टमर टू पे रेस्टोरेंट बिल विदाउट कैश। अब देखो, पहले क्या हो रहा था कि बैंक और कस्टमर के बीच में क्रेडिट कार्ड चल रहा था। अब कस्टमर और जो है हमारे पास वो सोशल प्लेटफॉर्म यानी रेस्टोरेंट वगैरह पे भी अब ये चलने लगा। तो देखिए, फॉरबिडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को मना करना, प्रोहिबिट रोकना, एंजॉय आनंद करना, अलाउ, और अलाउ के साथ में एक प्रपोजिशन लगता है TO2। तो अब इसमें क्या हो रहा था? अब कस्टमर क्या कर रहे थे? जो भी क्रेडिट कार्ड धारक थे वो सबके सब अब अपना जो रेस्टोरेंट का बिल भी पे कर रहे थे बिना किसी कैश के। अमेरिकन एक्सप्रेस डैश देयर फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इन 1958। अमेरिकन एक्सप्रेस ने जो अपना पहला क्रेडिट कार्ड दिया था वो कब दिया था? 1958 में। तो सेंसर्ड का मतलब कटौती करना, सप्रेस्ड मतलब किसी को दबाना, पब्लिश तो किताब को पब्लिश किया जाता है, लेकिन जब क्रेडिट कार्ड दिया जाता है तो इशू किया जाता है, जारी करना। वाइल, हाँ अब देखते हैं 25। फिर बोल रहा है वाइल द बैंक ऑफ अमेरिका द बैंक अमेरिका कार्ड नाउ वीज़ा इन 1958। देखिए, अब उन्होंने बैंक अमेरिका कार्ड ने कौन सा कार्ड द बैंक अमेरिका कार्ड इशू किया, जिसको अब हम वीज़ा के नाम से जानते हैं। वीज़ा नाउ नोन एज द वीज़ा इंटरनेशनल सर्विस एसोसिएशन। वीज़ा का जो अगर फुल फॉर्म देखते हैं तो वो क्या निकलता है? वीज़ा इंटरनेशनल सर्विस एसोसिएशन निकलता है। इज़ एक्सेप्टेड ऑल ओवर द 150 कंट्री, 150 कंट्रियों के अंदर इसको एक्सेप्ट किया जाता है इस कार्ड को। मेक इट वन ऑफ द मोस्ट डैश क्रेडिट कार्ड अवेलेबल, और ये सबसे ज़्यादा एक ऐसा क्रेडिट कार्ड होता है जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है। एंटाइटल नहीं होगा, एमेचर का मतलब शौकीन, सॉलिडिफाई किसी चीज़ को जमा देना, यूनिवर्सल। सो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं सोनू सर मिलता हूँ कुछ ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।